गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम लोग ये देखेंगे कि शीत युद्ध के बाद जब समाप्त हो गया और जब सोवियत रूस का विघटन हो गया तो अमेरिका किस प्रकार से विश्व में एक महाशक्ति बनकर आया। तो सबसे पहले इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जो वर्चस्व है उस शब्द का अर्थ क्या है। वर्चस्व को अंग्रेजी में हेजेमनी भी कहा जाता है। वर्चस्व या प्राधान्य जब किसी समूह का अन्य समूहों के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक या सामाजिक दबदबा होता है या दबाव होता है या प्रभाव होता है तो उसी को हम लोग प्राधान्य या वर्चस्व कहते हैं। यह मूल रूप से यूनानी नगर राज्यों से निकल कर आया है हेजेमनी शब्द। वहाँ पर इसका प्रयोग पड़ोसी राज्यों पर राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। वर्चस्व बच्चों 3 तरह के होते हैं: सैनिक वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व। वास्तव में वर्चस्व का अर्थ होता है दबदबा। यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जब कोई ताकतवर देश अपने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दम के अनुसार किसी पर दबदबा कायम करता है तो उसे वर्चस्व कहा जाता है। और वर्तमान समय में जब हम इस दबदबे की बात करते हैं तो एक ही देश का नाम हमारे ध्यान में आता है और वो देश है अमेरिका। अमेरिका सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अन्य सभी देशों में सबसे आगे हमें नज़र आता है। सैनिक वर्चस्व का मतलब होता है कि वह देश जो सैन्य शक्ति के मामले में विश्व के अन्य किसी भी देश के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, और अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के आधार पर किसी भी देश से पंगा ले सकता है। दूसरा होता है आर्थिक वर्चस्व, अर्थात विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा बनाए रखना, विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे आगे निकल जाना और विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अपनी मर्जी से चलाना, इसको कहा जाएगा आर्थिक वर्चस्व। तीसरा होता है सांस्कृतिक वर्चस्व, अर्थात जिस देश का वर्चस्व आपके जीवन के रहन सहन, खान पान, उठने बैठने, भाषा बोली में भी नज़र आता है तो उसको हम कहेंगे कि उस देश का सांस्कृतिक वर्चस्व भी अन्य देशों पर हमें दिखाई देता है। तो जो बच्चों हम लोग बात करेंगे वर्चस्व की, तो इसमें है इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति क्या है, उसका विस्तार क्या है, उसकी सीमाएं देखेंगे। फिर खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिका की अगुवाई में इराक पर हमले और अन्य देशों पर हुए हमलों के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से एक ध्रुव विश्व के उभार ने इन घटनाओं को जन्म दिया उसके बारे में पढ़ेंगे। और वर्चस्व की अवधारणा के माध्यम से हम इसके प्रभुत्व को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम यह भी देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास वास्तव में क्या विकल्प हैं, अर्थात इतने शक्तिशाली देश के सामने जो भारत जैसा विकासशील देश है वो अपने आप को किस तरीके से अपनी नीतियों को बनाए या बचाए रख सकता है। तो ये अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कहाँ से हुई? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1990-91 के आसपास, तो उस समय 1991 में जब सोवियत रूस पूरी तरीके से विघटित हो गया तो उस समय अब उस दो महाशक्तियों के बीच जो एक युद्ध था वो समाप्त हो गया और अमेरिका की शक्ति को संतुलित करने के लिए या विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अब कोई अन्य देश वजूद में नहीं रह गया था। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई सोवियत संघ के विघटन के पास, और उसके बाद वही एकमात्र शक्ति बनकर रह गया। अमेरिका का वर्चस्व आप सैनिक रूप से, ढांचागत रूप से, सांस्कृतिक रूप से या आर्थिक रूप से देख सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे सैनिक वर्चस्व की, तो जो सोवियत रूस है वह जो अमेरिका है वह विश्व की सबसे बड़ी सेना है अमेरिका की, और विश्व में 12 देशों की सेनाएं जितना खर्च अपनी सेना पर करती हैं उससे कहीं ज़्यादा अकेले अमेरिका अपने देश की सेना पर खर्च करता है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ, वास्तव में अमेरिका सैनिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली है और विश्व में अमेरिका ही एकमात्र ऐसी महाशक्ति है जो विश्व में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। अगली पॉइंट,
संख्या और गुण दोनों के हिसाब से ही विश्व के सबसे बड़ा सैन्य व्यवस्था वाला देश है। अमेरिका के पास विकसित सैन्य प्रौद्योगिकी है, आधुनिक हथियार है और विश्व का सबसे बड़ा रक्षा बजट अर्थात विश्व में अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपने रक्षा संसाधनों पर या रक्षा खर्चों पर सबसे ज़्यादा पैसा देता है। विश्व का कोई भी देश अपने बजट का इतना बड़ा भाग नहीं देता जितना बड़ा भाग अमेरिका देता है। और आखिरी में अमेरिका के पास वीटो पावर का होना, अर्थात मैंने आपको जैसे बताया था कि विश्व के 5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है और इस वीटो पावर का प्रयोग वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में रहकर करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। तो अमेरिका अपने इस वीटो पावर के अनुसार उसे जब भी किसी देश की कोई नीति की आलोचना करनी होती या सहमत नहीं होता है तो वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर उस प्रस्ताव को नकार देता है। वीटो पावर वह शक्ति होती है जिसके माध्यम से यदि किसी बात पर कोई 5 देशों में से अगर एक भी देश सहमत नहीं होगा और वह अपनी वीटो पावर का प्रयोग करता है तो वह प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम ढांचागत वर्चस्व की बात करेंगे। तो सबसे पहला है हम लोग इसमें देखेंगे MBA की डिग्री। MBA क्या होता है? MBA अर्थात मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह डिग्री विश्व में आज वर्तमान समय में सभी देशों के द्वारा अपनाई जाती है। सभी देश अपने यहाँ पर इस कोर्स को चलाते हैं और इसके माध्यम से बिजनेस की तरकीबें सिखाई जाती हैं। अमेरिका का मानना है कि बिजनेस करना किसी खास वर्ग का विशेषाधिकार नहीं, अपितु यह एक कला है जिसको आप सीख सकते हैं। तो उसी कला को सीखने के लिए अमेरिका के द्वारा MBA की डिग्री की शुरुआत की गई और वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि विश्व के लगभग हर देश में इस कोर्स को कराया जाता है। तो ये एक अमेरिकी नीतियों की या अमेरिका की ये आप वर्चस्व ही देख सकते हैं कि आज संपूर्ण विश्व के लोग उस चीज़ को अपना रहे हैं अपनी खुशी से। दूसरा है अमेरिका का समुद्री मार्ग पर नियंत्रण है, अर्थात समुद्री व्यापार मार्ग का प्रयोग कैसे किया जाएगा, आवागमन के क्या तरीके होंगे, कौन उसके नियम क्या नियम होंगे, यह सभी चीज़ें तय करने का अधिकार, निश्चित करने का अधिकार अमेरिका को है। और अमेरिका अपने दबदबे के कारण और अपनी नौसेना के कारण समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखता है। हम देख सकते हैं दुनिया के लगभग हर महासागर में अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति रहती है और वह इस उपस्थिति के माध्यम से सभी देशों पर अपना नियंत्रण कायम करता है। अगला है जितने भी विश्व में आप बड़े बड़े संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखेंगे उन सभी का मुख्यालय अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भी हैं लगभग सभी के मुख्यालय अमेरिका में ही हैं। तीसरा है आर्थिक मोर्चे पर अगर हम देखें तो वह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ब्रेटन वुड प्रणाली के आने के बाद जो अमेरिका की डॉलर है मुद्रा है वह विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा बन गई है। कैसे? ब्रेटन वुड क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, तो इनके विकास के लिए एक नई प्रणाली लाई गई जिसको ब्रेटन वुड प्रणाली कहा गया। इसमें जो अमेरिकी डॉलर है उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया। तो इसी के माध्यम से अमेरिका अपने आप ही एक शक्तिशाली देश बनकर रह गया। और अमेरिका जो है वह अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे मैंने बता चुके हैं उसमें अमेरिका का वर्चस्व है। क्यों वर्चस्व है? क्योंकि अमेरिका उसमें संपूर्ण विश्व का योगदान का सबसे ज़्यादा प्रतिशत आर्थिक रूप से अमेरिका द्वारा ही दिया जाता है। इस कारण अमेरिका आर्थिक रूप से भी वर्चस्व की स्थिति में रहता है। अब हम अगर बात करते हैं सांस्कृतिक वर्चस्व की तो उसमें हम देखते हैं कि जीन्स पहनना या मैकडॉनल्ड जैसे रेस्टोरेंट विश्व के लगभग सभी देशों में है। जीन्स पहनने को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, उसको अच्छे जीवन का प्रतीक माना जाता है और सभी लोग उसे पहनकर स्वयं को
गौरवान्वित महसूस करते हैं। अमेरिकी रहन सहन हर कोई अपनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका की संस्कृति ही ऐसी है कि वह हर किसी को अपनी ओर लुभा लेती है। अमेरिकी विचारधारा का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर है, चाहे अब वो खान पान में देख ले, विचारधारा में देख ले, रहन सहन में देख ले, रीति रिवाज में देख ले, भाषा देख ले। आज हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो है वह संपूर्ण विश्व में मानी जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि या आप, और अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे आप बैटमैन, सुपरमैन, पेप्सी, कोला और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जितने आपको ब्रांड्स नज़र आएंगे वो अधिकतर आपको अमेरिका के ही नज़र आते हैं। विश्व में अगर हम कंपनियों की बात करें तो अगर किसी भी क्षेत्र की कंपनी को उठाते हैं तो विश्व की 3 शीर्ष कंपनियों में से एक अमेरिका की आवश्यक रूप से होती ही है। तो इससे देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, वास्तव अमेरिका एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है। अब हम अमेरिका के सैन्य अभियानों की बात करेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में अपनी दादागिरी कायम की है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यह जो ऑपरेशन है यह 1991 में उस समय के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश सीनियर, उनके समय में शुरू किया गया। और यह ऑपरेशन क्या था कि 1990 में इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के द्वारा अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया गया था। इराक को काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश की गई, तमाम देशों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु इराक नहीं माना। तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए यह कहा कि इराक के ऊपर आक्रमण किया जाएगा ताकि कुवैत को मुक्त कराया जा सके। 24 अक्टूबर 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसके बाद से लेकर आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस तरह का कोई फैसला कभी नहीं लिया गया, किंतु यह एक चौंकाने वाला फैसला था। और इस फैसले में ये हुआ कि संपूर्ण विश्व के देश मिलकर कुवैत को बचाने का प्रयास करेंगे। और 34 देशों की सेनाओं ने मिलकर कुवैत पर आक्रमण किया, जिसमें हम देख सकते हैं कि 33 देश जो थे उसकी सिर्फ मात्र 25% सेना थी, और 34वें देश के रूप में अमेरिका की सेना का प्रतिशत था 75 यानी 75%। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि यह आक्रमण सभी देशों के द्वारा वास्तव में ना होकर अमेरिका के द्वारा कुवैत पर किया गया आक्रमण था। अब इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया, इसको कंप्यूटर गेम या वीडियो गेम वॉर भी कहा गया, और इसके परिणाम स्वरूप हमें कुवैत मुक्त हो गया। इसको वीडियो गेम क्यों कहा गया? क्योंकि यह प्रथम ऐसा युद्ध था जिसका टीवी पर लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा था, एक किसी वीडियो गेम की भांति, जिसमें लोग बैठकर सामने से देखते हैं कि अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, ये मर रहे हैं, ये बच रहे हैं। तो इसलिए इस वॉर को वीडियो गेम वॉर कहा गया। अब इसके बाद 1992 व 1996 में बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, किंतु उनका ज़्यादातर जोर व्यापार पर, जलवायु पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर रहा। उसी समय नैरोबी और दारे सलाम एक जगह है जहां पर अमेरिका के जो दूतावास थे उस पर आतंकियों द्वारा बमबारी की गई। तो उसी बमबारी के विरोध में ऑपरेशन इनफाइनाइट फ्रीडम चलाया गया 1998 में। तो यह जो ऑपरेशन चलाया गया उसका उद्देश्य सूडान एवं अफ़गानिस्तान से अल-कायदा के ठिकानों पर हमला करना और अल-कायदा के ठिकानों को समाप्त करना और उसको मुंहतोड़ जवाब देना। तो इस हमले में अमेरिका के द्वारा अपनी सेनाओं के द्वारा मिसाइलों के द्वारा अल-कायदा और के ठिकानों पर हमला कर उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। अब हम तीसरे ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यह जॉर्ज बुश के समय चला 2001 में, और ये किसका परिणाम था? यह ऑपरेशन 9/11 की घटना का परिणाम था। 9/11 की घटना क्या थी? हुआ क्या था बच्चों कि अमेरिका में
जो अलकायदा के आतंकी जो संगठन थे उन्होंने अमेरिका के 4 हवाई जहाज़ों को हाईजैक कर लिया था और उन 4 विमानों को अमेरिका की 4 जगहों पर टकराने का साजिश की गई थी, जिसमें 2 विमान जो थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर में टकराने थे। तीसरा विमान पेंटागन के से टकराना था, जहां पर रक्षा मंत्रालय था अमेरिका का, और चौथा अमेरिका की जो संसद है कांग्रेस, उस पर टकराना था, किंतु वह पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके गिर गया, वहाँ नहीं टकरा पाया। तो इससे अमेरिका को भारी क्षति हुई, बहुत हज़ारों लोगों की हानि हो गई अमेरिका को, और इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने इस अभियान को चलाया। इस अभियान को अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम बताया, और इस अभियान का उन सब से पता चलता है, ऐसे पता चलता है कि अमेरिका ने इस घटना के बाद, इस घटना का बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन के तहत उसने विश्व के विभिन्न देशों में लोगों को बंदी बनाया, जिस पर भी उन्हें शक था कि वे इस घटना में शामिल हैं। और इस अभियान में मुख्य निशाने पर थे अल-कायदा और अफ़गानिस्तान में बनाए गए आतंकी संगठन, ताकि उन्हें जड़ से उखाड़ा जा सके और अमेरिका में हुई बर्बादी का बदला लिया जा सके। तो यहाँ पर हम अमेरिका के वर्चस्व को कैसे देख सकते हैं कि अमेरिका है विश्व में एक ऐसा देश है जो विभिन्न देशों में घुसकर वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर अपने यहाँ लाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं होती, ना वो उनसे कभी पूछताछ कर पाते थे। अब है अमेरिका का चौथा अभियान, जो जॉर्ज बुश के समय हुआ 2003 में। इसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया गया। अमेरिका को यह शक था कि इराक जो है अपने यहाँ जैविक हथियार बना रहा है, और उन जैविक हथियारों की खोज के लिए, उनसे विश्व को बचाने के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, और संपूर्ण विश्व को यही बताया कि वह जैविक हथियारों को बना रहा है, इसलिए उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। किंतु वास्तव में अमेरिका का उद्देश्य इराक के तेल के भंडारों पर और वहाँ उपलब्ध संसाधनों पर कब्जा करना था, और यह अमेरिका इसलिए करना चाहता था ताकि वह तेल के मामले में भी आत्मनिर्भर बन सके। और इसी अभियान के तहत उसने इराक पर आक्रमण किया और सद्दाम हुसैन जो वहाँ के शासक थे उनका अंत कर दिया। वहाँ पर उन्होंने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की, किंतु वहाँ की जनता के द्वारा उन्हें नकार दिया गया और किसी भी तरीके से अमेरिका की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया। अब है हम लोग देखेंगे अमेरिकी जो शक्ति है, वर्चस्व है, उसके रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। सबसे पहली कठिनाई जो हम देखते हैं, अमेरिका की संस्थागत बनावट, अर्थात जो अमेरिका है वहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है भारत की तरह ही, किंतु वहाँ पर ये शासन की तीनों अंग अलग अलग रहकर कार्य करते हैं, कोई एक दूसरे पर किसी तरह का निर्भरता नहीं रखता है। किंतु भारत में हम देखते हैं कि यहाँ पर तीनों अंग मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं। तो यह अमेरिका को अपने सैन्य अभियानों पर अंकुश लगाने पर बड़ी भूमिका निभाता है, अर्थात अमेरिका को अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन पर और जोर नहीं देता है, या अमेरिका को यह मौका नहीं देता कि वह अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा पाए। दूसरा है, अमेरिकी समाज के जो लोग हैं वह स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, वो सही का साथ देने वाले हैं, वह ये नहीं देखते कि उनके देश के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। अमेरिका के लोग अगर उसकी सरकार के द्वारा भी कोई गलत कार्य किया जाता है तो वो उसका खुलकर विरोध करते हैं, जिसके कारण भी अमेरिका की वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगता है। तीसरा है नाटो संगठन, जिसकी स्थापना शीत युद्ध के समय की गई थी। इस नाटो संगठन में जितने भी देश हैं उन देशों के द्वारा मिलकर अमेरिका के गलत कार्यों पर या अन्यायपूर्ण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिससे अमेरिका की शक्ति पर अंकुश लग सकता है। अब हम देखेंगे कि जो अमेरिकी वर्चस्व है उससे निपटने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय है बैंडवैगन नीति, अर्थात वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना, अर्थात
जैसी हवा चले उसके अनुसार अपना रुख कर लेना। जैसे इस समय अगर विश्व में अमेरिका शक्तिशाली है तो अमेरिका के साथ हो जाना, रूस शक्तिशाली है तो रूस के साथ हो जाना, चीन शक्तिशाली हो तो चीन के साथ हो जाना। किन मतलब किसी निश्चित समय पर जो देश शक्तिशाली हो उसी के साथ हो लिया जाए, तभी उनके हमलों से या उनके वर्चस्व से बचा जा सकता है। दूसरा उपाय है अपने आप को छिपा लेना, अर्थात अपने देश में होने वाली चीज़ों को इस तरीके से रखना कि वह अन्य देशों को ना दिखाई दे, या अपने आप को बड़े देशों की नीतियों से छुपा कर रख लेना। देखिए, नेपाल जैसे देश हैं जो बहुत छोटे हैं, वो तो ये कार्य कर सकते हैं कि उनके यहाँ जो कुछ हो रहा है वो विश्व को शायद पता चले, किंतु भारत जैसे बड़े विकासशील देशों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है कि उनके यहाँ कुछ हो और वो विश्व के किसी भी देश को पता ना चले। विभिन्न राज्येतर संस्थाएं जैसे स्वयंसेवी संगठन, कलाकार, बुद्धिजीवी, लेखक, ये सभी मिलकर अमेरिका के वर्चस्व पर नियंत्रण लगा सकते हैं। और आखिरी है चीन, भारत और रूस मिलकर एक ऐसे गठबंधन का निर्माण करें जो अमेरिका की शक्ति पर नियंत्रण लगाते हों। यह गठबंधन कैसे बन सकता है कि तीनों मिलकर अपने एक गुट बनाएं और अमेरिका को उसके गलत कार्यों को करने से रोकें, किंतु वास्तव में यह गुट व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका और चीन की दुश्मनी के बारे में हम जानते हैं। भारत और चीन की दुश्मनी के बारे में हम जानते हैं, किस प्रकार से चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ऐसे ही रूस और चीन के बीच किसी भी तरह का सद्भावनापूर्ण माहौल नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में इस गठबंधन का बन पाना भी मुश्किल प्रतीत होता है। तो बच्चों, इस अध्याय में अब हमने देखा कि किस किस तरीके से अमेरिका के वर्चस्व से विश्व के विभिन्न देश स्वयं को बचाकर रख सकते हैं। तो अब इस अध्याय में अगला जो आपका टॉपिक है वो है भारत अमेरिका संबंध। तो इस टॉपिक के बारे में बच्चों मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।